नमस्कार, मैं संतोष सिंह। देखिए, राजनीति जो है ना, पानी की तरह है। वो स्पेस बनाते रहता है, उसको आप रोक नहीं सकते। बिहार की राजनीति में भले विपक्ष के नेता हैं, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में कभी दिखते नहीं हैं। लोग इस बात को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं कि भाई तेजस्वी को राजनीति से मतलब नहीं है, राजनीति उनका पार्ट टाइम जॉब जैसा है। तो वो स्पेस है ना, वो कभी ज़्यादा दिनों तक खाली नहीं रहता है। हाल के दिनों में सुधाकर सिंह राजद के सांसद हैं, उन्होंने कई ऐसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच आए हैं जो बरसों बाद कह सकते हैं कि उस स्पेस को भरते हुए दिख रहे हैं जिस स्पेस पर कभी सुशील मोदी का एकाधिकार हुआ करता था। हालांकि न वो दौर है और ना ही जो लोकतंत्र के जो स्तंभ है उसमें वो अब ताकत है, ना ही मीडिया में वो जोर आजमाइश की इच्छा बची है, ना जुडिशियरी में कोई ताकत है। फिर भी सुधाकर सिंह जिस तरीके से बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार की नीति के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक स्पेस को भरने का काम तो कर दिया है। विपक्ष के रूप में उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बिहार में सम्राट की सरकार बहुत ज़्यादा स्पेस लेकर कुछ कर लिए संभव नहीं है। पंचायत और गांव और ग्रामीणों पर टैक्स लगाने को लेकर जो सरकार का फैसला है, हालांकि उस फैसले को लेकर सम्राट खुद कंफ्यूज है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कैबिनेट का डिसीजन कुछ और होता है। लेकिन तमाम इन परिस्थितियों के बीच आज सुधाकर सिंह ने सरकार को, खास करके सम्राट की सरकार को जिस तरीके से घेरा है और तथ्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए अर्थशास्त्रियों को जिस तरीके से पटना की धरती पर लाकर मीडिया के सामने अपनी बात को रखा है, ये तय मानिए कि ये जो सम्राट का फैसला है आने वाले समय में सरकार के लिए गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि अभी तक वाहन वाले पर जो कमर्शियल टैक्स और निजी वाहन के टैक्स पर जो बयानबाजी हुआ है उसमें कैबिनेट में सुधार नहीं हुआ है, लेकिन बैकफुट पर आना पड़ा। माहौल बन रहा है, चंद महीने में ही ये प्रस्ताव भी वापस लेते हुए सम्राट दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं और अर्थशास्त्री संतोष मल्होत्रा क्या कह रहे हैं। गांव में रहने वाले लोग, गरीब लोगों पर पंचायती राज कानून को बदल करके इस तरह का टैक्स लगाने का काम किया है जिसकी तुलना मैंने मुगल काल और केरल में जो पुरानी सरकार थी, राजाओं की सरकार में जो था, उस जैसा यह टैक्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से लागू किया गया है। पूरे गांव के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायतों में रहने वाले लोग का जीवन नरक समान बनाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है, जिसमें सरकार नल जल के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार स्ट्रीट लाइट के नाम पे टैक्स लेने के लिए लिखी है, सरकार खेतों में जो पटवन होगा सिंचाई विभाग के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। आप गांव में घर बनाए हैं उस पर भी टैक्स लेने की बात कही है। अगर आप रेहड़ी खोमचा ठेला भी लगाते हैं, मोची का भी काम करते हैं, या आप टमाटर और अंडे की दुकान खोलते हैं, ऐसे लोगों पर भी सरकार टैक्स लगाने की बात कही है। वह टैक्स न्यूनतम 100 रुपये प्रति परिवार से लेकर 5,000 तक भी हो सकता है, ऐसा बिहार सरकार ने कहा है। सवाल यह है कि टैक्स क्यों चाहिए सरकार को, और ये सरकार को इससे कितना टैक्स मिलेगा, एक अभी तक सरकार ने नहीं बताया। 2 करोड़ बिहार में जो घर हैं, अगर हम एवरेज 200 रुपया भी अगर माने टैक्स, तो छोटा सा पैसा टैक्स मिलेगा सरकार को। 4 से 800 करोड़ रुपया टैक्स मिलेगा। ये 4 से 800 करोड़ टैक्स वसूलने के लिए बिहार के 13 करोड़ जो गरीब लोग हैं
अगर उसकी खर्चे देखे लागत टैक्स वसूली का तो उससे ज़्यादा होगा। अभी तक जो हमको गांव के लोगों को देना पड़ता था, अपने बिजली जलाने के भी पैसे लोगों को देना था, टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल, उसका भी पैसा वो दे रहे थे, नमक से लेके कफन तक खरीद रहे थे उस पर भी जीएसटी वो 18 से 20% दे रहे थे, डीजल पेट्रोल इस्तेमाल किया उस पर टैक्स दे रहे थे, गाड़ियों पे चढ़ रहे थे उसका भी वो भाड़ा दे रहे थे। तो कोई ऐसा नहीं था जिसमें वो लगातार हमारे देश के और बिहार के गांव के लोग पैसा नहीं दे रहे थे। फिर उनके ऊपर यह दोहरा बोझ बढ़ाने की क्या ज़रूरत, जबकि ज़मीन जो है, ज़मीन जो खेती करते हैं उसको भी मालगुजारी देते हैं सरकार को। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सरकार पैसा नहीं वसूल रही थी। देखिए इसमें एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। गहरा षड्यंत्र क्या है कि जो लोग राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह करेंगे, जो सरकार की बात नहीं मानेंगे, अडानी अंबानी के लिए जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है सैटेलाइट सिटी बनाने की बात, गांव के जमीन को कब्जा करके, इस तरह के तमाम लोगों में जब विरोध करेंगे तो ऐसे लोगों को ये होल्डिंग टैक्स, जो पंचायती राज सरकार का जो होल्डिंग टैक्स जो कानून बनाया है, जो अभी कैबिनेट ने पास किया है, इसके जरिए गांव के लोगों को धमकाया जाएगा कि आप तो या तो हाँ में हाँ मिलाइए, जमीन को लूटने दीजिए, नहीं तो आपके घर बुलडोजर जाएंगे। जैसे पटना में अगर कोई सरकार की बात नहीं मानता है तो उसको नगर निगम के द्वारा नोटिस किया जाता है कि भाई आपने जो घर बनाया है वो इलीगल है या उसका फ्लोर रेशियो है ज़्यादा बनाए हैं। तो डर से लोग, शहर के लोग क्या करते हैं, सरकार की हर बात को मान जाते हैं, कोई विरोध दर्ज नहीं करते। उसी तरह से चाहते हैं कि ऐसे कानून के जरिए गांव के लोग जो अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, स्वतंत्र राय रखते थे, उनकी राय को कैसे दबाया जाए। एक नए औपनिवेशिक तरीके का यह कानून, इंपीरियलिज्म नए तरीके से, किसके द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नहीं, विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं औपनिवेश कायम किया जा रहा है। हमारे देश में हमारी बनाई हुई सरकार के द्वारा एक उपनिवेश के तौर पे हमको इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके का कानून पास किया गया है। कानून तो पहले से था 2006 से। आश्चर्य है कि यह नियम आज क्यों पास किया गया। टैक्स लगाने का अधिकार पंचायती राज कानून में तो 2006 से था। फिर ये आज 26-20 साल बाद कैसे याद आ गया सरकार को कि गांव के लोगों से जो रोज जीवन, बिहार के 35% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसकी वो आमदनी 1200 रुपया महीने की है, वो उसके पहले ही उसके खर्चे नहीं जुटते थे। अगर 1200 रुपया है तो प्रतिदिन कितनी आमदनी हुई। अगर इससे समाधान होता, बिहार की जो अर्थव्यवस्था माली हालत खराब है, दिवालिया के कगार पे है, अगर उससे सुधरता तो वो भी हम लोग देने के लिए बिहार के लोग दूसरे तरीके से भी पैसा आपको दे सकते थे। आप सरकार के तौर पे 100 तरह का टैक्स पहले ही लगा रखे हैं, आप उसी टैक्स को बढ़ा लीजिए। आप जमीन पर आप पैसा लेते हैं मालगुजारी, उसी पर बढ़ा लें। आप जीएसटी लेते हैं लोगों पर, उसी से बढ़ा लें। या आपको बिजली के बिल लेते हैं, उसी पर बढ़ा लें। आप टेलीफोन का कनेक्शन दिए हैं, उसी पर आप टैक्स बढ़ा लें। लेकिन आप नए टैक्स क्यों लगा रहे हैं? जितने तरह का टैक्स बढ़ेगा उतने ही तरह का शोषण ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगा। उनको पैसे, उनके पास आज की तारीख में अधिकतम पैसा कहाँ से आता है? अधिकतर पैसा उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर एक फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे बनती है। 15वीं फाइनेंस कमीशन जो बनी थी उसके अंतर्गत बिहार राज्य में पूरे 5 साल के लिए यानी 20 से 25 तक 27,000 करोड़ का स्थानांतरण होना था। ठीक है, वो स्थानांतरण पूरा नहीं हो रहा है, वो करीब 19-20 हज़ार करोड़ हो रहा है। तो पहला सवाल तो ये है कि वो 19-20 हज़ार ही करोड़ क्यों हुआ है या हो रहा है। जैसा सुधाकर जी ने समझाया, अगर हमारे गांव करीब 8,000 हैं तो 8,000 गांव के हिसाब से ये 20,000 करोड़ का आप कुछ नहीं तो 2-2.5 करोड़ हर गांव को मिलना चाहिए। अब ये मिला है कि नहीं मिल रहा है, आपने ये जानने की कोशिश की है कि नहीं? चलिए, आपने, पत्रकारों ने न जानने की कोशिश की हो, सरकार ने तो जानने की कोशिश की होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सवाल ये भी है, आप सब लोग गांव से जुड़े हों, आपके गांव में प्रधान जी को या सरपंच जी को वो पैसे
निरंतर मिल रहे हैं कि नहीं, मगर वो मिल रहे हैं कि नहीं इसका ऑडिट हुए बिना आप पहले ही, सरकार चाहती ये है कि कुछ 400-500 करोड़ सालाना पूरे बिहार राज्य से इस तरीके के लोगों से, गरीबतम लोगों से, अब मैं थोड़ा सा गरीबी के भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय 72,000 रुपये सालाना की कही जाती है, ठीक है। अब ये आपको जान करके शायद ताज्जुब होगा या नहीं होगा, तो ये भी जान लीजिए कि भारत जो गरीब देश है, आज भी गरीब देश है, और बिहार उसमें सबसे गरीब देशों में है, प्रदेशों में है, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 2 लाख रुपए सालाना की है। प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए, बिहार की उसकी 1/3 है। बिहार आज भी बहुत गरीब राज्य है, और बिहार के ग्रामीण इलाके तो और भी गरीब हैं। लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, तो भूमिहीन की प्रति व्यक्ति आय और कम होगी जो जिनके पास भूमि है उनकी बनिस्बत। अब उन ऐसे लोगों पे आप इस प्रकार का कर लगा कर के कितना जमा कर लोगे? आपको ये सवाल करना चाहिए। आपको दूसरा सवाल ये भी करना चाहिए, जो बिहार राज्य की एक छठी फाइनेंस कमीशन बनी थी, 20 में बनी थी, उसकी 21 में रिपोर्ट जारी हुई थी। उसके अंतर्गत पैसे का स्थानांतरण इन सारी इकाइयों को होना चाहिए, यानी कि शहरी और ग्रामीण तीनों स्तरों को। ये जो स्थानांतरण पैसे का होता है, वितरण होता है, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हमको सवाल करना है, क्योंकि आंकड़े हमको ये बता रहे हैं कि ये वितरण लगभग होना चाहिए था 5,000 करोड़ से ज़्यादा, 5 से 7,000 करोड़ के बीच में। असलियत में वो वितरण हुआ है लगभग 3-3,500 करोड़। यानी कि जो आप स्थानांतरित कर रहे हो, वितरण कर रहे हो, वो भी उतना नहीं है जो आपको केंद्र सरकार से मिल रहा है। तो आप क्यों कम कर रहे हो? शायद इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपके पास उन छोटी इकाइयों में ऐसे लोग ही नहीं हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकें। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नाम की चीज़ आप सब लोग सरकार के कुछ भी वास्ता रहा होगा, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एक चीज़ होती है कि आपको पैसे मिले, आपने उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया। जब आपने पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया, उसको लिखित रूप में आपने ऊपर के अफसर को भेजा, तब आपका अगला ट्रांच, अगला पैसा आता है। सही कह रहा हूँ? तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, उन्हीं में कमियां हैं। मतलब इस्तेमाल ही पूरा नहीं हो पा रहा, या आप पूरा स्थानांतरित ही नहीं कर रहे हो, वितरित ही नहीं कर रहे हो, और आप उगाही कर लेना चाहते हो। अरे उगाही करने के लिए अगर आपके पास लोग नहीं होंगे तो आप क्या पटना से भेजोगे?